हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ए क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं और राष्ट्रवाद को पढ़ते हुए हम लोगों ने यूरोप को जान लिया लगभग कि यूरोप किस तरह का महाद्वीप था और वहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी। हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और जैसे ही वहाँ के राजा को, शुरुआत कैसे हुई थी फ्रांसीसी क्रांति की? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में ये हुआ था कि राजा का विरोध किया गया। राजा से बोला गया कि आप जनता की मांग करो, मतलब एक संवैधानिक राजतंत्र बनाओ। उसने बात को स्वीकार नहीं किया। जब राजा ने ये बात नहीं मानी तो क्रांति शुरू हो गई और जब क्रांति शुरू हो गई तब राजा को मजबूरी में मानना पड़ा। फिर फ्रांस क्या बना? संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब राजा ने ये बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप लोग एक असेंबली बना लो, उस असेंबली की जो प्रस्ताव है, जो सुझाव है वो मान लिया करूँगा। डर के मारे उसने ये चीज़ स्वीकार कर ली थी। ये चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी है। इसके बाद हमने देखा था कि राजा जो है बाद में मुकरने लगा इन चीज़ों से। तो लोगों ने कहा नहीं भाई, तुम मुकरने लगे हो, अब तो तुमको हटना ही पड़ेगा। और जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्रांति की और राजा को हटा दिया, जेल में डाल दिया और कुछ दिन बाद उसको फांसी की सज़ा दे दी। राजा के मरने के बाद में वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो गई। लेकिन गणतंत्र की स्थापना इतनी खतरनाक हुई कि जो भी गणतंत्र के खिलाफ बोलता उसको मार डाला जाता। मतलब आतंक का राज आ गया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। अब लोगों ने कहा नहीं यार, एक आदमी जैसे राजा था वैसे ये हो गया। भाई आम जनता के हित कहाँ गए इसमें? अपनी अपनी चला रहे हैं ये लोग। तो एक काम करते हैं, एक आदमी का शासन ना हो, मतलब वन मैन आर्मी जैसी स्थिति ना बने, तो इन लोगों ने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना दी कि 3 4 5 लोग रहेंगे, वो लोग आपस में सलाह मशवरा करेंगे और फिर इस तरह से वो लोग राजकाज संभालेंगे। लेकिन डायरेक्टरी जो थी, डायरेक्टरी और जो असेंबलीज बनाई थी पूरे फ्रांस में, अलग अलग जो छोटे छोटे प्रांत थे उनमें आपस में बहुत झगड़ा होने लगा। इस झगड़े का फ़ायदा उठाया नेपोलियन नाम के एक व्यक्ति ने। अच्छा, राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, मतलब फ्रांस से राजतंत्र की विदाई हो गई और गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो इस गणतंत्र की स्थापना का फायदा किसने? नेपोलियन ने उठा लिया। मतलब डायरेक्टरी का सेनापति बना नेपोलियन और नेपोलियन चल पड़ा किसके लिए? फ्रांस की क्रांति के विचारों को सारे यूरोप में फैलाने के लिए कि जिस तरह से हम आज़ाद हुए हैं उसी तरह से बाकी यूरोपियंस भी आज़ाद होने चाहिए, वहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। अब जैसे जैसे नेपोलियन जीतता गया, बाकी स्टेट्स को अपने, बाकी नेशंस को अपने कब्जे में लेता गया, तो डायरेक्टरी भी घबरा गई। उसको लगने लगा कि यार ये नेपोलियन तो बहुत खतरनाक है। नेपोलियन भी पावरफुल तो हो ही गया था। नेपोलियन ने डायरेक्टरी का जो पूरा सिस्टम है वो अपने कब्जे में कर लिया और इस तरह से फर्स्ट चांसलर नेपोलियन बन गया, वहाँ का फर्स्ट काउंसलर। और जब फर्स्ट काउंसलर बन गया, इसके बाद उसने धीरे धीरे करके डायरेक्टरी के लोगों को बोला तुम लोग रवाना, जो कुछ करेंगे, हम यहाँ के बॉस हैं। लेकिन नेपोलियन के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही थी। क्या हुआ था? राजतंत्र का उन्मूलन हुआ था, लेकिन राजतंत्र के समर्थक लोग ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि गणतंत्र की स्थापना हो और ये शासन अच्छी तरह से चले। मतलब एक तरह से गणतंत्र वाले हो गए थे सत्ता पक्ष और राजतंत्र के समर्थक हो गए थे विपक्षी दल। तो वो जो विपक्षी दल थे वो बराबर नज़र रखे हुए थे कि किस तरह से नेपोलियन जो है काम कर रहा है, देखते रहो इसको। अब नेपोलियन के ऊपर बराबर नज़र रखे हुए थे और नेपोलियन के ऊपर एक बार इन्होंने हमला करवा दिया, जानलेवा। नेपोलियन को ये महसूस हुआ कि यार पब्लिक जो है इसको समानता चाहिए है, स्वतंत्रता से इसका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसके काम टाइम पे होते रहे हैं, वो टैक्स भरने जाए तो लंबी लंबी लाइनें ना लगना पड़े, उसके साथ में ये ना हो कि विशेषाधिकार वाली बात आ जाए कि किसी वर्ग को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, हमको कम दे रहे हो, वोट डालने का अधिकार किसी को है किसी को नहीं है। इस तरह की चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा एक यूनिफॉर्मिटी ले आए, समानता ले आए। कहीं पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, कहीं पर 1 मीटर बराबर 56 सेंटीमीटर है। तो ये डिफरेंस जो है अलग अलग जगह, इनको ख़त्म किया जाए। उसने सुधार लागू कर दिए। इन सुधारों को लागू करने से नेपोलियन मजबूत हो गया और उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और जब उसने सम्राट घोषित किया स्वयं को, तब विपक्षी दल बड़े गौर से देख रहे थे और ये विचार विमर्श करने लगे थे कि यार इसने तो राजाओं को हराने की बात की थी और खुद राजा बन गया। मतलब इसने जो व्यवस्था लागू की है यहाँ पर हमारा भी भला हो सकता है। उनकी आंखें चमक उठी
कैसे चमक उठी कि ये नेपोलियन खुद को सम्राट बना लिया, पूरी व्यवस्था उसने सुधार चुका है। मतलब यदि हम नेपोलियन को हटा करके फिर से राजा को बिठाल दें तो ये जो सारी व्यवस्था है ये राजा के लिए काम करने लगेगी। आज के अध्याय में हमको यही देखना है, लेकिन इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं चलिए एक बार उस पर सरसरी निगाहें डाल लें। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कक्षा 10 का, किस क्लास का है? कक्षा 10 का यह टॉपिक है। पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हुए हम लोग भाग 1 और भाग 2 पढ़ के आज तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको हम एंड कर देंगे। पहला चैप्टर तो था फ्रांसीसी क्रांति और उससे उठा राष्ट्रवाद का विचार, फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है वो अलग अलग वर्गों द्वारा किस तरह आता है वो देखना है। इसके पहले चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फ्रेडरिक सारियो का चित्र। फ्रेडरिक सारियो के चित्र में हमने देखा था कि यह एक ऐसे राष्ट्र राज्य की कल्पना करता है जिसका सच होना लगभग असंभव सा है। मतलब इस सच को संभव होना ही असंभव सा लगता है। इसी को हम यूटोपियन विजन कहते हैं। इसमें चित्रकार जो है वो ये बोलता है कि यूरोप के सभी राजतंत्र खत्म हो जाएं और खत्म होने के बाद में जो जितने राष्ट्र हैं उनमें लोकतंत्र की स्थापना हो और ये सारे लोकतांत्रिक राष्ट्र सारे यूरोप को एकता के सूत्र में पिरोए हुए दिखाएं। ये आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव से पूरा यूरोप एक साथ रहे। ये विजन फ्रेडरिक सारियो का था। ये अपन ने पहले वीडियो में देख चुके थे इसको। फिर हमने देखा था अर्नेस्ट रेनन। वही बार बार बोलता हूँ ना, आधा ना, आधा सा, आधा रा मिला के बना हुआ एक शब्द, हम रेनन बात कर लेते हैं इसको। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक परिभाषा दी थी। उसने बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है। रेनन ने इस विचार की आलोचना की कि राष्ट्र जो है वह एक समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। उसने कहा था नहीं, समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से राष्ट्र नहीं बनता, एक बहुत बड़ा परिवार बनता है और उस बहुत बड़े परिवार को हम राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्र जो है वह एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का शीर्ष बिंदु होता है, चरम बिंदु होता है। शौर्य और वीरता से युक्त अतीत, उसके महापुरुषों का नाम, उसका गौरव, उसकी सामाजिक पूंजी होता है और उस सामाजिक पूंजी के बूते, उस सामाजिक पूंजी के गौरव में डूबकर एक ऐसे राष्ट्रीय विचार का जन्म होता है, एक ऐसे राष्ट्रीय विचार का आधार तैयार होता है जिसके माध्यम से सारे लोग उस देश में रहने वाले, भले वो किसी भी जाति, धर्म या नस्ल के हों, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है और फिर उस राष्ट्र को भविष्य में एक अच्छा राष्ट्र बन सके, एक संकल्पशाली राष्ट्र बन सके, एक विकसित राष्ट्र बन सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है। यहाँ पर रोज रोज जनमत संग्रह होते हैं। मतलब अपने देश को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए प्रतिदिन देश के लोग चिंतन करते हैं। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार ये चीज़ हमने देखी थी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने जो मूल पाठ था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, उसको देखा था। फ्रांसीसी क्रांति से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस नाम के देश में हुई थी, राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना के लिए हुई थी और उससे एक विचार प्रकट हुआ था कि राष्ट्र क्या होता है। इस तरह से हुआ था कुछ। वहाँ पर लुई 16वां बूर्बो राजवंश का राजा था, वह राज करता था और निरंकुश था, मेरा वचन ही शासन, और बहुत सारे उसने कष्ट जो है सामान्य जन को दे के रखे थे और कुछ वर्गों को उसने विशेष अधिकार दे रखा था। तो जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, जो दमित थे, जो शोषित थे, जिनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, वो लोग एकजुट हो गए और उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए इस राजा को तो हटाना है। और इन्होंने क्रांति का आगाज़ कर दिया और राजा को हटा दिया और अपना झंडा, अपना तिरंगा झंडा देश के ऊपर फहरा दिया। जैसे भारत में हुआ था ना, अंग्रेजों को भगाया और अपना झंडा फहरा दिया, ऐसे इन क्रांतिकारियों ने राजा को भगाया और अपने आप के राज्य को स्थापित किया, जनता के राज्य को स्थापित कर दिया। और बहुत सारी इन्होंने घोषणाएं कर दी कि देश में विशेषाधिकार समाप्त किए जाते हैं, एक केंद्रीय व्यवस्था होगी, भूदासत्व प्रथा समाप्त हो जाएगी, विशेषाधिकार जो अमीर लोगों को दिए जा रहे हैं, कुलीन वर्ग को दिए जा रहे हैं, वो समाप्त कर दिए जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के उन्होंने सुधार कार्य कर दिए और पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी करके मानव मात्र को एक समान घोषित कर दिया। मतलब सारे जनता समान होगी, चाहे वो पादरी हो, चाहे कुलीन वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो तीसरे स्टेट का हो, सबसे नीची श्रेणी का हो, किसी में भी मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर दी, यानी समानता स्थापित हो गई। और एक राष्ट्र का विचार वहाँ पर जन्म लिया कि राष्ट्र के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी एक साझा पहचान है,
एक साझा विश्वास होता है, उस विश्वास में बंधकर ये लोग आपस में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन नेपोलियन के बिना हम फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा नहीं कर सकते। नेपोलियन एक वो शख्स था जिसने ना केवल फ्रांस बल्कि सारे यूरोप को उसने बदल कर रख दिया। चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, पूरी व्यवस्थाओं को यूरोप में बदल कर रख दिया नेपोलियन ने। मतलब यदि नेपोलियन छींक भी दे तो यूरोप में सारे लोगों को जुकाम हो जाता था, ये स्थिति थी। ये बात आगे हम अध्यायों को पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। मतलब नेपोलियन ने जो सुधार किए थे, उन सुधारों से एक नया रास्ता तैयार होता है। नेपोलियन ने खुद को स्थापित कर दिया था, ये बात मैं आरंभ में आपको बता चुका हूँ। आगे हम उसको और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि एक ऐसा वर्ग था जहाँ पर सबसे ऊपर पादरी वर्ग होते थे और पादरियों के बाद कुलीन आते थे। इन कुलीन वर्गों के जो ज़मीन जायदाद थी वो गाँवों में थी और शहरों में इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं। मतलब यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये जो था ये शहरी हिस्सा था इनका। शहरों में इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं और गाँवों में इनके ग्रामों में ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी ज़मीन जायदादें थीं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे। कुलीन लोग ये हुआ करते थे और इन कुलीनों के अंडर में काम करने वाले मजदूर लोग, किसान जो भूदास के रूप में काम करते थे या फिर किराए के ज़मीन लेकर काम करते थे, मतलब कौली बटिया लेकर काम करते थे, शिकमी लेकर काम करते थे। तो ये व्यवस्था थी वहाँ पर। इसके बाद में वहाँ पर क्या होता है, क्रांति के बाद में यूरोप के इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस में होता क्या है, औद्योगिकरण आरंभ होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित होती हैं और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित होती हैं तो किसान नेपथ्य में चला जाता है। किसान की बातें अब पुरानी हो जाती हैं। अब शुरू हो जाता है नया श्रमिक वर्ग, नया सेवा क्षेत्र का आदमी। सेवा क्षेत्र कैसे, मशीनों को चलाने वाले कुशल वर्कर, मशीनों को सुधारने वाले मैकेनिक, उनकी माल सप्लाई करने वाले, रिकॉर्ड रखने वाले मुनीम लोग, फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह से सेवा क्षेत्र विकसित होता है। और साथ में फैक्ट्री स्थापित करने वाले उद्योगपति और उन फैक्ट्रियों से उत्पादित माल को बेचने वाले व्यापारी। इस तरह से ये पूरे जो चित्र में आप ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा एक वर्ग मिलकर कहलाता है मध्य वर्ग। और ये उस समय की पहचान होती है, ये नया मध्य वर्ग होता है। और यही नया मध्य वर्ग पूरे यूरोप में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करता है, राष्ट्रीय एकता की बातें करता है, राष्ट्रीय एकता को प्रचारित और प्रसारित करता है। यहाँ से राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है और यही मध्य वर्ग आगे चल के उदारवादी कहलाता है। और फिर शुरू होता है उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या चाहता है कि ये जो आर्थिक जंजीर है, ये जो आर्थिक प्रक्रियाओं की जो बातें होती हैं, ये जो आपको हाथ में ये जंजीर दिखाई दे रही है ना, ये जंजीर, ये है राजतंत्र के जकड़ी हुई जंजीर है, जिसने अर्थ और समाज को, जिसने अर्थव्यवस्था को जकड़ा हुआ है। और ये जो हाथ हैं ये उदारवाद के प्रतीक हैं। इन्होंने इस राजतंत्र में जकड़ी हुई इस अर्थव्यवस्था को तोड़कर आज़ाद कर दिया और चीज़ें मुक्त हो गई, बाजार मुक्त हो गया, वस्तुओं पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया। अब ये वस्तुएं बाजार के नियंत्रण में आ गई और जब बाजार के नियंत्रण में आ गई तो ये आज़ाद हो गई, मुक्त हो गई। और आपको बताया था मैंने कि उदारवाद अंग्रेजी के लिबरल शब्द से बना है, जिसमें लाइबर का अर्थ होता है आज़ाद। इस तरह से ये लोग आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी की बात करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं और साथ में हमने कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखी थी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आज हम पढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। चलिए हम उसको आरंभ करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 ही क्यों, ये बात हमारे दिमाग में आना चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि यदि हम इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, कोई भी विषय, गणित, विज्ञान, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ें, हर चीज़ के बाद दिमाग में क्वेश्चन मार्क बनना चाहिए। यदि हमारे अंदर जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने की तो बनना ही चाहिए। और यदि ये क्वेश्चन मार्क बन गया तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी साबित हो गए। अब 1815 के बाद की बात कर रहे हैं हम कि 1815 के बाद ही क्यों। भाई 1815 तक तो फ्रांस में नेपोलियन का राज चल रहा था और इसी फ्रांस की सीमाएं नेपोलियन ने यूरोप में विस्तारित कर ली थी और यूरोप में, पूरे यूरोप में नेपोलियन की कपकपी चलती थी, नेपोलियन की सत्ता चलती थी, नेपोलियन की धमक चलती थी। मतलब नेपोलियन ने किसी से जो कह दिया वो होना चाहिए। मान के चलो कि यूरोप का सबसे बड़ा दादा अगर कोई था तो नेपोलियन था।
नेपोलियन ने कह दिया खड़े रहो तो खड़े रहना है, बैठ जाओ तो बैठ जाना है। अब नेपोलियन के पास पावर थी, तब तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपोलियन के पास अगर पावर थी तो उसके शत्रु नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि फ्रांसीसी क्रांति में जो फ्रांस की क्रांति करने वाले लोग थे वे सत्ता पक्ष में थे, तो जो विरोधी दल था राजतंत्र का समर्थक वह रूढ़िवादियों का था। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव्स मतलब रूढ़िवादियों के बारे में। तो ये रूढ़िवादी वे लोग थे जो राजतंत्र का समर्थन करते थे। ये लोग चाहते थे कि पुरानी व्यवस्थाएं हो, कोई परिवर्तन ना हो, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई, नेपोलियन ने नई व्यवस्था कायम कर दी, तब इनके दिमाग में हजार हजार वाट के बल्ब जलने लगे आइडियाज़ के, दन दनादन। इनको ये लगने लगा कि यार हम लोग कितने बेवकूफ़ थे जो इन सामंतों को पाल के रखा हमने, इनको फोकट का खिलाते भी थे हम लोग, कोई टैक्स नहीं लेते थे इनसे, ये पादरी वर्गों से खूब घंटी बजवाई हमने, इसके बावजूद भी चाहे जब हमको बड़ी बड़ी आंखें दिखाते थे। इस नेपोलियन ने कितना शानदार काम किया है। यदि ये नेपोलियन हट जाए और इसकी जगह पर हम बैठ जाएं तो कितना आनंद आ जाएगा, ये पूरी व्यवस्था हमारे लिए काम करेगी। बस इसी भाव ने और नेपोलियन के प्रति अंदर रखने वाली शत्रुता ने, जैसे इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रिया है, प्रेसा है, ये लोग तो फ्रांस के जो लोकतंत्रवादी ताकतें थी, नेपोलियन जैसे लोग थे, इनसे बहुत दुश्मनी रखते थे और नेपोलियन को हराने का प्लान बना लिया। नेपोलियन को हरा दिया। कैसे हराया, कैसे प्लान बनाया, और इन रूढ़िवादियों ने जो पूरी मेहनत की थी फ्रांस के लोगों ने लड़ने झगड़ कर और राजतंत्र को हटाकर फिर से अपनी सत्ता, जनता का शासन लाने की, सब पे पानी फेर दिया। एक बार फिर से रूढ़िवाद यानी एक बार फिर से फ्रांस में वही राजतंत्र, वही बूर्बो वंश आता है। लेकिन लुई 16वां की तो हत्या हो जाती है, तो अब लुई 18वां आ जाता है वहाँ पर। लुई 16वां के बाद 17-18 जो चलते हैं ना, उन्हीं का वंशज आकर वहाँ राज करने लगता है। ये लोग उसको स्थापित कर देते हैं। बड़ी फिल्मी स्टोरी है ना, चलिए हम समझते हैं। ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा है कि दो हाथ जो हैं किस तरह से एक राज मुकुट को, किस तरह से इस मुकुट को बड़ा सहेज रहे हैं। मतलब ये रूढ़िवादी हाथ हैं जो सत्ता के व्यवस्था में राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, फिर से राजा वाली व्यवस्था लेकर आना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि जनता का शासन हो, वे चाहते हैं कि राज व्यवस्था हो। मतलब उदारवादियों को इन्होंने मिटा दिया, नेपोलियन को हरा करके, पराजित करके, और उसकी जगह पर फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी। कैसे, चलिए देखते हैं। 1815 में क्या होता है कि नेपोलियन एक तरफ रहता है और एक तरफ रहती है रूढ़िवादी भावना वाली सरकार, मतलब नेपोलियन के शत्रु। ये दोनों आकर के आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं और नेपोलियन हार जाता है। जब नेपोलियन हार जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और जब जेल में डाल दिया जाता है तो उसके बाद की जो सरकारें थीं, नेपोलियन के पराजित होने के बाद जितनी भी यूरोप में सरकारें थीं, वे रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। ये रूढ़िवादी क्या मानते थे, नेपोलियन को हरा दिया और हराने के बाद ये लोग चर्चा करते हैं कि चलो अब हमने अपने रास्ते का बहुत बड़ा कांटा हटा दिया, अब फिर से राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को फिर से स्थापित कर लेना चाहिए। ये लोग आपस में चर्चा करते हैं। तभी उसी का एक साथी चेतावनी देता है और क्या कहता है, भैया पर ध्यान रखना कि क्रांति के पहले वाली स्थिति न बन पाए, मतलब फिर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था लागू ना हो पाए, फिर से भूदासत्व स्थापित ना हो पाए, नहीं तो जनता फिर क्रांति करेगी। जैसे हमने लुई 16वें को मरते हुए देखा, वैसे ही हम आगे राजाओं को मरते हुए अब नहीं देखना चाहते। ये इन्होंने आपस में बातचीत कर ली। होता क्या है कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि नेपोलियन जब वहाँ का चांसलर बना, चांसलर बनने के बाद सम्राट बना, तो उसने वहाँ पर बहुत सारे सुधार किए, और 1804 में जो सुधार उसने लागू किए उनको बोला गया नेपोलियन संहिता। उनको हम चार्टर्ड 1804 भी बोलते हैं। तो नेपोलियन ने इन सुधारों के द्वारा क्या किया, नेपोलियन वहाँ पर, हमने पहली ही लाइन में वहाँ पढ़ा था कि नेपोलियन ने लोकतंत्र का अपहरण कर लिया था, लोकतांत्रिक तानाशाही लागू कर दी थी। मतलब जनता का समर्थन उसने हासिल करके और अपनी मनमानी आरंभ कर दी थी। क्रांति के बाद नेपोलियन ने वहाँ पर सुव्यवस्था स्थापित की, सुशासन स्थापित किया, जनता का विश्वास उसने जीत लिया। उसका सिद्धांत क्या था, नीचे स्तर पर जनता का विश्वास जीत लो और ऊपरी स्तर के लोगों को सत्ता में भागीदारी दे दो, और इस तरह से पूरे फ्रांस के लोग उसके पक्ष में आ जाएंगे। और इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और नेपोलियन संहिता के माध्यम से जो सुधार किए थे
उन सुधारों के द्वारा जनता उसके सुधारों से गदगद थी। राजतंत्र के उन्मूलन से वो लोग मस्त मगन थे और नेपोलियन की जय जयकार में व्यस्त थे। इसी बीच नेपोलियन ने यह कहा कि जनता को स्वतंत्रता की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी समानता की है, और मैंने जनता को समानता दी है और अब मैं अपने आप को यहाँ का सम्राट घोषित करता हूँ। और इस तरह से नेपोलियन वहाँ का सम्राट घोषित हो जाता है। और जब नेपोलियन वहाँ का सम्राट घोषित हो जाता है, इस पूरे घटनाक्रम को कंजर्वेटिव्स मतलब रूढ़िवादी मतलब वो लोग जो राजा के समर्थक थे, जो राजतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे, वो सारी चीज़ को देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से नेपोलियन ने सारी व्यवस्था सुधार दी। पहले तो वो जनता का आदमी बन के, जनता का शासक बन के आ गया वहाँ पर। इसके बाद में वो खुद को सम्राट घोषित करता है। अब उनके दिमाग में ये आता है कि नेपोलियन की जो सामाजिक व्यवस्था है, नेपोलियन के जो प्रशासनिक सुधार की व्यवस्था है, नेपोलियन का जो आधुनिकीकरण है, ये आधुनिकीकरण यदि हम अपना लें और नेपोलियन को रास्ते से हटा दें, और उन्होंने युद्ध में नेपोलियन को रास्ते से हटा भी दिया। फिर इस आधुनिकीकरण को वे स्वीकार करते हैं और फिर वहाँ पर ये महसूस कर लेते हैं वो लोग कि यही व्यवस्था राजतंत्र जैसी संस्थाओं को मजबूत करेगी और यही राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बनाएगी। इनके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से आ गई थी। मतलब नेपोलियन ने जो व्यवस्था लागू की थी, उसके बाद जब उसने स्वयं को सम्राट घोषित किया था तो जनता ने विरोध नहीं किया। जनता ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप सम्राट क्यों बन गए, जबकि आप खुद सम्राट वाली व्यवस्था के विरोधी हैं, आप खुद राजतंत्र के विरोधी हैं। ये बात राजतंत्र के समर्थकों ने भांप ली, और जब ये चीज़ उन्होंने भांप ली तब नेपोलियन के बाद उन्होंने सत्ता स्थापित करने के लिए तैयारी कर ली और उन्होंने स्थापित कर ही लिया। उनको लगने लगा कि जो नेपोलियन के सुधार हैं वह हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। नेपोलियन ने बहुत अच्छे सुधार किए थे। नेपोलियन जो है उसने एक आधुनिक सेना तैयार कर दी और एक कुशल नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जबरदस्त वित्त सचिव, शिक्षा सचिव, मतलब बहुत शानदार जो है ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर तैयार हो गई। अर्थव्यवस्था भी बहुत बढ़िया हो गई। अब खजाने खाली नहीं रहते थे। सामंतवाद और भूदासत्व को उसने बैन कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान करते थे। मतलब नेपोलियन रास्ते से हट गया। कैसे ये चीज़ें आ गई? नेपोलियन रास्ते से हट गया। नेपोलियन के घोड़े की जगह पर राजा का रथ आ गया, फिर से वापस आ गया। अब राजा का रथ आ गया। उन्होंने ये चीज़ देख ली कि ये जो सामंत थे, ये जो सामंत हमारे टाइम पे थे, ये हमको आंखें दिखाते थे, टैक्स थोड़ा बहुत देते थे, भूदास जबरदस्ती हम बना के रखते थे, और वो जो सामंत थे इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। वो दास, वो किसान काम कर करके मर जाते थे और इसी वजह से हम राजाओं को बदनाम होना पड़ता था। नेपोलियन ने कितना अच्छा काम कर गया है। अब ये सारी व्यवस्था राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करेंगे, पुराने राजतंत्र की पुनः स्थापना नए स्वरूप में करने में ये मदद करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। 1815 में क्या हुआ? 1815 में ब्रिटेन, ये यहाँ पर ब्रिटेन है, नक्शा दिख गया आपको। रूस, ये रूस का नक्शा। प्रशा, ये तब यहाँ पर प्रशा हुआ करता था, और ऑस्ट्रिया, ये चारों शक्तियाँ मिल गई। इन चारों शक्तियों ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के साथ में वाटरलू नाम के स्थान पर युद्ध किया। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। जब वाटरलू नामक स्थान पर इन चारों ने, इसका एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से थे ये चार स्टेट्स, चार नेशंस, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। इन्होंने मिलकर फ्रांस को हराया बेल्जियम में, वाटरलू नाम का एक स्थान है वहाँ पर। और वहाँ पर युद्ध में जब वो हार गया तब इन लोगों ने सेंट हेलेना, साउथ अफ्रीका के और थोड़ा सा आगे समुद्र में एक द्वीप है सेंट हेलेना, यहाँ पर इसको निर्वासित कर दिया, बंदी बना लिया। इस सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन 4-5 साल रहा, 6 साल जीवित रहा, और उसके बाद यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु हो गई, नेपोलियन पर्दे से हट गया, अब इसको सजा हो गई। अब जो राजतंत्र की समर्थक शक्तियां थीं उनको खुला मैदान मिल गया। अब वो जो चाहे वो कर सकते थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? ऑस्ट्रिया हंगरी में एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग आयोजित की, एक सम्मेलन आयोजित किया, और यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया हंगरी के वियना नाम के स्थान पर आयोजित किया गया। और वियना में जब ये लोग इकट्ठे हुए तो इसका नाम दिया गया वियना कांग्रेस। क्या नाम दिया गया? वियना कांग्रेस। इस वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ये फोटो ड्यूक मेटरनिख की है। ये ड्यूक मेटरनिख और सारे लोगों ने 1815 में मिलकर वियना में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में बहुत सारी चर्चाएं की और एक मसौदा तैयार हुआ। उस मसौदा को कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना।
वियना की संधि। क्या कहा गया? इसको नाम दिया गया वियना की संधि। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि वियना की संधि क्या थी, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि नेपोलियन को हराने के बाद ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियां जो राजतंत्र की समर्थक थी, वह ऑस्ट्रिया नाम का जो देश है वहां पर वियना नाम की एक जगह है, एक शहर है, वहां पर बैठे उन्होंने एक मसविदा तैयार किया और उस मसविदा को बोला गया वियना की संधि। चलिए हम देखते हैं इस वियना की संधि में क्या क्या था। तो वियना की संधि में इन लोगों ने क्या किया? वियना की संधि में जो प्रमुख उद्देश्य था इनका, इस संधि का, वह था उन सारे परिवर्तनों को खत्म कर देना जिनको नेपोलियन ने लागू किए थे। मतलब अपने फेवर के तो रखना, लेकिन ऐसे बदलावों को खत्म कर देना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। इनमें पहला जो था, वह जो बदलाव था वह यह था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में फिर से बहाल करना। बूर्बो राजवंश का लुई 16वां था, उसको हटाया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ था, आतंक का राज आया था, आतंक के राज आने के बाद में डायरेक्टरी का शासन आया था, डायरेक्टरी के शासन के बाद में नेपोलियन का शासन आया था, नेपोलियन के शासन के बाद फिर से राजतंत्र आ गया और इस राजतंत्र में बूर्बो राजवंश का लुई 18वां फिर से सत्ता में बिठा दिया गया। अगला सुधार इसके अंतर्गत आया कि नेपोलियन के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे उनको वापस फ्रांस से अलग कर दिया गया। और तीसरा जो प्रमुख सुधार हुआ था वह यह था कि फ्रांस की सीमाओं पर कई छोटे छोटे राज्य स्थापित कर दिए। वो एक बफर स्टेट की तरह काम करते थे ताकि फ्रांस भविष्य में अपना फैलाव न कर सके, नेपोलियन जैसी स्थिति भविष्य में ना हो सके। अच्छा, ये चीज़ आप लोग बार बार समझ रहे होंगे कि जब किसी निरंकुश राजा को ये लोग हराते हैं या किसी बड़े राष्ट्र को कुछ शक्तियाँ आपस में मिलकर हराती हैं तो उसको इतना बुरे तरीके से दबा देते हैं ताकि ये दोबारा सिर ना उठा सके। जर्मनी की कहानी आपको याद होगी कि जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध में विजेता जैसी स्थिति में रहता है, अपने आप को बहुत एग्रेसिव घोषित करता है, तो बाकी राष्ट्र मिलकर जर्मनी को इतना कर्जों में डुबो देते हैं, सारी जिम्मेदारी उस पर थोप देते हैं कि वो बेचारा दोबारा हिमाकत ना कर सके। यही हाल फ्रांस में हो रहा था। फ्रांस में इन शक्तियों ने मिलकर, ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर ये कह दिया कि नहीं, जितनी चीज़ें फ्रांस ने भौगोलिक रूप से जीती थी उनको वापस कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए फ्रांस से। फ्रांस में फिर से दोबारा राजवंश स्थापित कर दिया जाए और जो फ्रांस की सीमाएं थी उनके किनारे छोटे छोटे राष्ट्र स्थापित कर दिए या क्षेत्र स्थापित कर दिए। जैसे भारत और चीन के बीच में छोटा क्षेत्र नेपाल है, भूटान है, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इनके बीच में बना दिए गए, प्रशा के बीच में बना दिए गए। कैसे बना दिए गए, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, अब ये जो फ्रांस है, फ्रांस की पोजीशन ये थी पहले। फ्रांस का जो नक्शा आज दिखता है उसमें नेपोलियन के द्वारा जीते हुए क्षेत्र नहीं है, ये नेपोलियन के द्वारा विजित क्षेत्र हैं पूरे, जहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं किस तरह से ये ऊपर यहाँ पर जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्र, प्रशा का पश्चिमी क्षेत्र है, ये यहाँ पर इटली का उत्तरी भाग भी है, इधर पश्चिमी भाग भी है, इधर कुछ भाग स्पेन का भी इन्होंने जीता हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। जब नेपोलियन पराजित हो जाता है तब उत्तर में, अब यहाँ फ्रांस के उत्तर की बात हो रही है, फ्रांस के उत्तर में, अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नक्शे में उत्तर कहाँ होता है। नीले भाग में, नीले रंग में ये जो आपको दिख रहा है फ्रांस है। अब इस फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड राज्य शामिल किया गया, ये ग्रीन में दिखा गया, ये नीदरलैंड। इस नीदरलैंड के साथ में बेल्जियम शामिल था, ये ब्लैक में बेल्जियम आ गया। ये क्लियर हो गया उत्तर की स्थिति। दक्षिण में आते हैं। अब दक्षिण में पीटमॉन्ट, इस पीटमॉन्ट में जेनोवा को जोड़ दिया गया, मतलब पीटमॉन्ट और जेनोवा को मिलाकर के एक नया प्रांत बना लिया गया। प्रशा की बात करें, अब प्रशा को क्या मिला इसमें, ये प्रशा था। इस प्रशा को पश्चिम पर, पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके मिले, मतलब ये प्रशा का जो ये पश्चिमी इलाका था, ये वाला इलाका, यहाँ पर उसको छोटे छोटे महत्वपूर्ण इलाके उसको दे दिए ताकि इस क्षेत्र में अब फ्रांस दोबारा ना पहुँच पाए। जबकि ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को इटली का उत्तरी भाग, वर्तमान इटली, उस समय इटली पूरा एक नहीं था, इटली कई भागों में विभक्त था, लेकिन आज के इटली की बात करें तो ये आज का इटली का ये उत्तरी भाग होता है। तो ये उत्तरी भाग आज के इटली का, इसकी जिम्मेदारी दे दी गई, इसका स्वामित्व दे दिया गया ऑस्ट्रिया को, इसका नियंत्रण सौंप दिया गया ऑस्ट्रिया के पास। अब यहाँ पर ये जो बाकी का हिस्सा ये जर्मनी दिख रहा है, इस जर्मनी को 39 भागों में
नेपोलियन ने बांट दिया था। ये हम पहले देख चुके हैं। आर्थिक रूप से देखा था कि इन 39 राज्यों की अलग अलग मुद्राएं थी, इनकी नापतोल व्यवस्था अलग अलग थी, फिर इनको इकट्ठा किया गया था, एक व्यवस्था बना दी गई थी, एक जर्मन महासंघ बना दिया था नेपोलियन ने, ये हम देख चुके हैं ना। तो ये जो नेपोलियन ने जर्मन महासंघ बनाया था, इसको बना रहने दिया। इसको नई लोगों ने, वियना कांग्रेस के लोगों ने वियना संधि में बिल्कुल चेंज नहीं किया, ये जैसे कि तैसे रहने दिया इसको। और अब यहाँ पर रूस को क्या मिला? रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। ये जो रूस है, इसको ये पोलैंड के हिस्से की भागीदारी, यहाँ के नियंत्रण का क्षेत्र रूस को मिल गया। इसके अलावा प्रशा जो था, इस प्रशा को सैक्सोनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। ये जो है, ये वाला हिस्सा जो आपको यहाँ पर निकल के आया, ये जो है, ये इसका नियंत्रण, सैक्सनी का नियंत्रण प्रशा को सौंप दिया गया। तो इस तरह से फ्रांस के द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए थे उनको फ्रांस से छुड़ा लिया गया और अंत में फ्रांस इतना बचा। फिर ये बहुत बाद में, ये स्पेन वाला हिस्सा ये जो दिख रहा है ना, ये इतना, ये भी फ्रांस से अलग कर दिया गया। इतना कुल फ्रांस रह गया अंत में। अब ये सारी जो व्यवस्था थी, इस सब का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सब का मुख्य उद्देश्य था उन राजतंत्रों की बहाली करना जिनको नेपोलियन ने युद्ध करते हुए बर्खास्त कर दिया था। और पूरे यूरोप में नेपोलियन एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था को खत्म करके राष्ट्रवादी व्यवस्था कायम कर रहा था। उस राष्ट्रवादी व्यवस्था को हटा करके अब उसकी जगह पर रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, मतलब पुनः राजतंत्रों की स्थापना करना, मतलब पूरी पिक्चर फिर से रिवर्स होने लगी थी। राजा को हरा दिया, अपना शासन स्थापित कर लिया, लेकिन मन में हमारे लालच आ गया, हम खुद राजा बन गए। इस व्यवस्था को राजा के समर्थकों ने भांप लिया और उन्होंने कहा अब मौका है, इसको हटा दो। उसको हटा दिया और व्यवस्था बदल चुकी थी। वह व्यवस्था शासन के लिए काम करने लगी थी, लेकिन शासन में अब फिर से राजा अपने आप को स्थापित कर लिया एक नए कलेवर के साथ। ये आ गई आपकी कहानी। ये आपने समझ लिया कि रूढ़िवादी व्यवस्था क्या थी, नहीं, ठीक है ना। अब 1815 में नई सरकारें स्थापित हो गईं, रूढ़िवादियों की सरकारें बन गईं, लेकिन रूढ़िवादियों का जो स्वभाव था वो क्या बदलता है? वह स्वभाव उनका बरकरार रहा। उन सरकारों की जो विशेषताएं थीं, जो पहले थी, वो अभी बनी रहीं। क्या विशेषताएं थी उनमें देखते हैं हम। इसकी पहली विशेषता थी 1815 में जो सरकारें स्थापित हुई, जो राजतंत्र स्थापित हुए, वे निरंकुश व्यवस्था के अधीन हुए, मतलब वे निरंकुश थे, मेरा वचन ही शासन। तो यह नेपोलियन भी तो यही करने लगा था, मेरा वचन ही शासन नेपोलियन भी करने लगा था। नेपोलियन भी एक बहुत बड़ा तानाशाह बन गया था और इसलिए इनको फिर से निरंकुश व्यवस्था लागू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसलिए 1815 में जो सरकारें स्थापित हुईं, उनकी एक प्रमुख विशेषता थी कि ये व्यवस्थाएं निरंकुश शासन व्यवस्था थी। दूसरी विशेषता, ये लोग आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो ये तो फ्रांस और यूरोप के तत्कालीन समय की विशेषता, मुख्य विशेषता है। भले वो राजा हों तो वे अपनी आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। गणतंत्रवादी, हमने देखा था कि किस तरह से आतंक का राज्य जब स्थापित हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में, वो लोग भी अपनी आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। नेपोलियन को देखा हमने कि नेपोलियन के सामने भी कोई ये नहीं बोल सकता था कि महाराज आपने ये गलत कर दिया है। मतलब इस व्यवस्था को बरकरार रखा गया, वे आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तीसरी प्रमुख विशेषता यहाँ पर यह आई कि उन गतिविधियों को उन्होंने दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ये भी कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर जब लुई 16वें को जैकोबिन क्लब के लोगों ने हत्या करके उसको हटाया रास्ते से, और जब अपना गणतंत्रात्मक सरकार चलाई और उस सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो वो लोग क्या करते थे? गिलोटिन पे लटका के मार डालते थे ना, गिलोटिन से उसके गर्दन काट के अलग कर देते थे। मतलब हमारी विचारधारा के खिलाफ अगर बात करोगे, हमारी वैधता के खिलाफ अगर बात करोगे तो हम आपको कुचल डालेंगे। और प्रमुख विशेषता चौथी, सेंसरशिप। अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों, इनमें जो भी लिखा जा रहा था, इस पर नियंत्रण लगा दिया गया, इस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। और ये सेंसरशिप क्यों लागू की गई? ताकि फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे ये फिर से सामने ना आ पाए, ये फिर से सिर ना उठा पाए, इसलिए ये सेंसरशिप की व्यवस्था लगाई गई। ये जो 4 पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये 4 पॉइंट आप लोगों को बहुत नए नहीं लग रहे होंगे। जहाँ कहीं भी हमने देखा है, यूरोप हो, भारत हो, कोई भी देश हो, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उसको वही व्यवस्था अच्छी लगती है। जब बूर्बो राजवंश का शासन था फ्रांस में, लुई 16वां राजा था, तो उसने भी सेंसर लगाए थे, टैक्स बढ़ा देता था। इसके बाद गणतंत्र की व्यवस्था आई,
जैकोबिन क्लब का राज आया तो उन्होंने भी यही कहा, जो हम कर रहे हैं वही सही है, गणतंत्र के खिलाफ कोई बोलेगा उसको गिलोटिन पे लटका दिया जाएगा। ये बात हुई थी। इसके बाद डायरेक्टरी का शासन आया तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। नेपोलियन आया, उसने भी यही कहा कि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचारक हूँ, मैं यूरोप का मुक्तिदाता हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा के खिलाफ आओगे तो मेरी तलवार आपकी गर्दन को अलग कर देगी। ये बात भी हुई थी। इसके बाद नेपोलियन को हरा के फिर ये आ गए राजा लोग वापस, ये भी वही कर रहे हैं। मतलब ये जो चारों विशेषताएं आपको दिख रही हैं, ये विशेषताएं सभी की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो भी यही लिख सकते हैं अपन। आतंक की सरकार की यही प्रमुख विशेषताएं थी, राजतंत्र की भी यही चारों प्रमुख विशेषताएं थी, हिटलर की भी यही विशेषताएं थी। लेकिन हिटलर की विशेषताओं में एक नस्लवाद और जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित होती है। रूढ़िवादी मतलब राजतंत्र फिर से वापस आ जाता है और उनकी प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं। लेकिन जब राजा आ गया, राजतंत्र आ गया, इतना संघर्ष करने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, फ्रांस में कितना खून खराबा हुआ, बास्टील का किला जलाया, तोड़ा फोड़ा, महिलाओं ने क्रांति की सब कर डाला और लौट के बुद्धू घर को आए। सांप सीढ़ी खेली आप लोगों ने, 99 पे जाते हैं और सांप का मुंह खुलता है और फिर 2 पे आ जाते हैं। ऐसा ही लगभग फ्रांस में हुआ। लेकिन एक चीज़ आई उसमें, वो चीज़ ये आई कि व्यवस्था में परिवर्तन तो हुआ। अब विशेषाधिकार वाली व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये जो नई व्यवस्था थी राजतंत्र की, इसको भी हारना था। क्यों? क्योंकि आज फ्रांस राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है। तो इस गणतंत्र की व्यवस्था को लाने के लिए कौन ने काम किया होगा? चलिए इस चीज़ को भी समझ लें कि अब ये जो राजतंत्र बन गया है, इस राजतंत्र को हटाने के लिए कौन नया आदमी आ रहा है, चलिए समझते हैं। लेकिन फिर भी जो उदारवादी थे, उनके दिमाग में फ्रांसीसी क्रांति अभी भी गूंज रही थी। उनको अभी भी लगता था कि हम ही वो हैं जो सरे मंजिल थक कर बैठ जाते थे, वही हम हैं कि मंजिल दर मंजिल चढ़ते जाना है, मंजिल दर मंजिल चलते जाना है। मतलब हम लोगों ने ही राजतंत्र को खत्म किया था। ये स्मृतियाँ उनके दिमाग में आने लगी और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के विरुद्ध ये लोग तैयार होने लगे। लेकिन इन्होंने अब फॉर्मेट बदल दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो चाहते थे व्यवस्था वैसी थी, ये लोग जैसा अपना रहे थे वही व्यवस्था थी। लेकिन एक चीज़ जो थी जिसका ये लोग खिलाफत करते थे, इन लोगों के समय में प्रेस को आज़ादी थी। नेपोलियन के समय नहीं थी, नेपोलियन ने तो सेंसरशिप लगाई थी, लेकिन ये उदारवादी सेंसरशिप के विरोधी थे। तो इन्होंने सबसे प्रमुख मुद्दा उठाया कि प्रेस को आज़ाद किया जाए, फ्रीडम ऑफ द मीडिया। मतलब मीडिया में सच्चाई छपना चाहिए, मीडिया में सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि जो राजतंत्र के द्वारा जो इलीगल काम किए जा रहे हैं, जनता के खिलाफ काम किए जा रहे हैं, वो जनता के सामने लाए जा सकें। ये इन्होंने किया। तो जब प्रेस की आज़ादी का मुद्दा इन्होंने उठाया और फिर से ये लोग धीरे धीरे करके इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होने लगे। ये लोग एकजुट होने लगे, प्रेस की आज़ादी की मांग करने लगे। लेकिन उधर एक दूसरा वर्ग था, क्रांतिकारियों का वर्ग। जैसे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ उदारवादी भी लड़ रहे थे, उग्रवादी भी लड़ रहे थे, विचारधारा के लोग। इन्हीं में से एक नया तलवार बंदूक वाला एक दस्ता तैयार हुआ जिसको हम क्रांतिकारी बोलते हैं। यूरोप में भी वही होने जा रहा था। क्या होने जा रहा था? यूरोप में इन्होंने देखा कि उदारवादियों के बस की चीज़ें अब लगता है मेरे को रही नहीं, तो बहुत सारे उदारवादियों का भी समर्थन इनको मिलने लगा था। एक नया विचार प्रकट होता है, क्रांति का विचार, कि अब बात हाथ जोड़ के नहीं, हाथ खोल के करेंगे, दे देना दन। चलिए देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन कैसे आरंभ हुआ। क्रांतिकारी 1815 के बाद जब राजतंत्र स्थापित हो गया, और राजतंत्र स्थापित हो गया तो उदारवादियों के द्वारा मांगें की जाने लगी कि प्रेस की आज़ादी दी जाए, बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, रैली निकालने की अनुमति दी जाए। तो जो रूढ़िवादी लोग थे वो उदारवादियों का दमन करने लगे। उदारवादियों को भागना पड़ा और उनको भूमिगत होना पड़ा। बहुत सारे उदारवादी नेता गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए ताकि उनकी जान बची रहे। और इस बीच बहुत सारे उदारवादी नेता एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने यूरोप के बहुत सारे राज्यों में क्रांतिकारी प्रशिक्षण देना और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा ले लिया और बहुत सारे संगठन उन्होंने तैयार कर दिए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब एक ही था
कि आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा, वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई। मतलब वियना में बैठ के जो लोगों ने कहा था ना कि जनता की सरकार खत्म, फिर से राजतंत्र स्थापित, उसका विरोध जो करेगा वही क्रांतिकारी कहलाएगा। यदि आप में वो क्षमता है कि आप विरोध करना चाहते हो तलवार, चाकू, बल्लम, बंदूक से, तो आपका स्वागत है हमारे इन संगठनों में। यहाँ पर आइए और प्रशिक्षण लीजिए। और इन लोगों के दिमाग में बस यही आया कि कुछ भी करना पड़े, पर इन निरंकुश राजाओं की जो सत्ता है उसको तो हम मिटा के रहेंगे। इसके साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी के लिए जरूरी था। क्रांतिकारी को कमर कस के तैयार होना था कि कुछ भी हो जाए, अंतिम सांस तक हम अपने स्वतंत्रता के लिए, हमारे राष्ट्र की मुक्ति के लिए, जैसे हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे लेकिन इन अंग्रेजों को भगा कर रहेंगे। भगत सिंह बोलते थे, चंद्रशेखर आज़ाद बोलते थे, बटुकेश्वर दत्त बोलते थे, राम प्रसाद बिस्मिल बोलते थे, अशफाक उल्लाह बोलते थे। ऐसे ही ये लोग बोलते थे कि कुछ भी हो जाए राजाओं को हटाना है, स्वतंत्रता और मुक्ति, यही ये क्रांति इनका प्रमुख नारा था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ये लोग कहते थे कि कुछ भी हो जाए, राजतंत्र का खात्मा हो और गणतंत्र की स्थापना हो। क्रांतिकारियों का एकमात्र उद्देश्य था, ये नहीं था कि हम राजाओं को हटा के और तलवार बल्लम वाली शासन व्यवस्था कर दें, गुंडागिर्दी की व्यवस्था ले आए। नहीं, वो चाहते थे कि हम बंदूक इसलिए चला रहे हैं ताकि इन राजाओं को रास्ते से हटा दें और जनता को उसका शासन करने दें। ये इनका उद्देश्य था। इन्हीं में एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैत्सिनी, जिसको हम मैज़नी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इटली आपको ये दिखाई दे रहा है, कहाँ पर? ये इटली दिख रहा है। इस इटली को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये इटली है। इटली में ये जो अपन ने पीटमोंट देखा था ना, ये यहाँ पर ये पीटमोंट है। इस पीटमोंट में फ्रांस से अलग करके जिनोवा जोड़ा गया था। ये यहाँ पर जन्म हुआ था इस बंदे का, मैज़नी का। मैज़नी इस जगह पर जन्मा था सन 1807 में जिनोवा में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, मैज़नी पर टिप्पणी लिखने को आ सकती है कि मैज़नी पर टिप्पणी लिखो। तो मैज़नी इटली के जिनोवा नाम के प्रांत में पैदा हुआ था। वहाँ पर 1807 में इसका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ तो यह सबसे पहले कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन से अपने आप को जोड़ लेता है, उसका सदस्य बन जाता है। और जब उसका सदस्य बन जाता है और इसके बाद लिगुरिया नाम की जगह पर जाकर ये क्रांति करता है, तो उस क्रांति करने के कारण इसको वहाँ से भगा दिया जाता है। याद करिए आप लेनिन को, रूस की क्रांति के समय पे जब लेनिन इसी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता है तो उसको भी देश से भगा देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं। इसी तरह से मैज़नी को भी देश से हटा दिया गया, देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन मैज़नी तो मैज़नी थे, वो चुप रहने वाले कहाँ थे। उन्होंने दो भूमिगत संगठन तैयार कर दिए। एक का नाम रखा यंग इटली और दूसरे का नाम रखा यंग यूरोप। दो संगठन उसने बना डाले भूमिगत रहते हुए, वहाँ से अलग होने के बाद भी, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली की स्थापना उसने फ्रांस के मार्से या मार्सले नगर में की थी। वही मार्सले नगर जहाँ से पेरिस की तरफ कदम ताल करते हुए राजतंत्र के खिलाफ जाते थे, मार्च पास्ट करते हुए, मार्सेल्ला गाते हुए। वही बाद में वही मार्सिला जो था वो वहाँ का राष्ट्रीय गान बना, याद है ना आपको। इसी जगह पर, इसी मार्से या मार्सले नगर में यंग इटली नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। इधर स्विट्ज़रलैंड के बर्न नाम के शहर में ये जो यंग यूरोप स्थापित किया गया था, ये अलग अलग पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब जगह के जो क्रांतिकारी संगठन थे, इनका मुख्यालय समझ लीजिए यहाँ स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया। एक्चुअल में क्या था कि मैज़नी का एक विश्वास था, मैज़नी का कहना था, मैज़नी का क्या कहना था, मैज़नी का ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। मतलब राजा नहीं, राजतंत्र नहीं, राष्ट्र। रेनन ने जो परिभाषा दी है, राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। और इटली जो है वह छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था, ठेगड़े के रूप में नहीं रह सकता। इटली को गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनना ही होगा। यही एकीकरण इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। इसके पहले इटली नाम का कोई राज्य नहीं था, इटली नाम का कोई देश नहीं था। इटली पर कहीं ऑस्ट्रिया का थोड़ा सा शासन था, थोड़ा सा फ्रांस का था, थोड़ा सा ऑटोमन साम्राज्य का था। तो ऐसे अलग अलग भागों में इटली के जो चारों तरफ से नोच नोच के थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग अलग स्टेट्स में जुड़ा हुआ था। मैज़नी का कहना था इटली के जो हिस्से हैं वो किसी दूसरे देश के अंदर ठेगड़ों की तरह से नहीं रह सकते।
इटली को स्वयं का अस्तित्व बनाना होगा, इटली को एकीकृत होना पड़ेगा, इटली को एकीकृत होकर गणतंत्र बनाना होगा, यही इटली की मुक्ति का आधार है। यह मेजनी का कहना था। बहुत क्रांतिकारी विचार थे ये। और इसी मॉडल पर यंग इटली, यंग यूरोप, इस मॉडल पर यंग जर्मनी तैयार हुआ, यंग फ्रांस तैयार हुआ, यंग स्विट्ज़रलैंड तैयार हुआ और यंग पोलैंड तैयार हुआ। ऐसे बहुत सारे गुप्त संगठन कायम कर लिए गए। और मेजनी द्वारा क्या किया गया? मेजनी द्वारा इन संगठनों को राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोध करने के लिए बनाया गया। मेजनी एक तरफ राजतंत्र की व्यवस्था। मेजनी ने क्या किया? मेजनी ने इन राजतंत्रों का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्र का अपना स्वप्न जागरूक रखा। और उसने प्रजातांत्रिक भावनाओं के जो विचार थे उस समय भरे और उसका तीर छोड़ दिया। क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मेजनी ने रूढ़िवादी ताकतों को हरा दिया, राजतंत्र खत्म हो गया, मुकुट सिर से हट गया, राज की जगह लोक आ गया, लोकतंत्र हो गया और ऊपर जो ताज था वहां पर जनता का वोट स्थापित। यहां पर आपको बता दें, ये मेटरनिख आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रिया का चांसलर है। ये क्या कहता था? मेटरनिख जो है मेजनी को कहता था यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। कौन बोलता था? मेटरनिख। किसके लिए? मेजनी के लिए। ये मेजनी दिख रहा है आपको। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्रांतिकारी व्यवस्थाओं में मेजनी का एक बहुत अलग स्थान है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में बड़ा फ्रिक्वेंट चेंज देखा। कैसा चेंज? राजतंत्र का खात्मा करके उदारवादी व्यवस्था लागू हुई, एक राष्ट्रवादी व्यवस्था लागू हुई। हमको लगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इसी बीच में जो विपक्षी दल थे उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन को हरा दिया, वो उदारवादियों की व्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन जो प्रशासनिक सुधार थे वो बने रहे और राजतंत्र की व्यवस्था फिर से कायम हो गई। लेकिन अब राजतंत्र की व्यवस्था का विरोध करने के लिए और बड़ी ताकत से लोग सामने आ गए। उस ताकत का नेतृत्व किया क्रांतिकारियों ने और उन क्रांतिकारियों का लीडर था मेजनी। उस मेजनी ने इतनी ज़बरदस्त पावर दिखाई कि राजतंत्र का तंत्र बस बचा रहा, राज खत्म हो गया और लोकशाही व्यवस्था स्थापित हुई। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में आज देख ली। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखिए, समझिए, अपने जो माइंडसेट है उसको इस कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़िए, इस टेक्स्ट के साथ में जोड़िए। अगर कहीं किसी पॉइंट पर कन्फ्यूज़न रहता है तो आप चर्चा कीजिए। किससे? अपने क्लास टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप चर्चा कीजिए मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हम आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने का बराबर प्रयास करेंगे, अभी तक जैसे करते आ रहे हैं, और अच्छे तरीके से हम चाहेंगे कि आपके कन्फ्यूज़न दूर हों। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज के बाद से क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ। तो चलिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से, तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। इस वीडियो को आप लोग को समझ में ना आया तो एक बार फिर से शुरुआत से देख लीजिए। और यूरोप में राष्ट्रवाद का ये जो तीसरा वीडियो है, इन 3 वीडियोस को पढ़ते हुए हम लोगों ने 2 चैप्टर निपटा लिए। पहला फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार और दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आगे हम देखेंगे क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ, यानी क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अगले कंटेंट को तैयार करूं। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।